Hello students, today we will do chapter 4 of geography and the name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife Resources. Before starting the chapter, I want to explain the meaning of this chapter. Firstly, natural vegetation. Natural vegetations refers to plant communities growing naturally without the human aid and have been left undisturbed by humans for a long time. नेचुरल वेजिटेशंस का मतलब है ऑल प्लांट कम्युनिटीज़ दैट ग्रोज नेचुरली, जो भी प्लांट्स नेचुरल ग्रो करते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, जिसको काफ़ी लंबे समय से ह्यूमन ने डिस्टर्ब नहीं किया है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, दिस इज़ नॉन एज नेचुरल वेजिटेशन, ऑल प्लांट्स दैट ग्रोज नेचुरली. Now wildlife refers to all animals like mammals, reptiles, birds, insects, amphibians, aquatic life forms in the natural undomesticated state. वाइल्ड लाइफ में वो सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जिसको हमने जो नेचुरल ग्रो करते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें भी बिल्कुल नहीं है. जैसे हम कहीं पेट्स रखते हैं अपने पास तो उसको हम वाइल्ड लाइफ नहीं कहेंगे. वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट दैट ग्रोज नेचुरली. Thus, natural vegetation and wildlife resources means plants and animals that grow naturally. Natural vegetation and wildlife exist only in narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, which is known as biosphere. We all know about these spheres of the earth. We have studied earlier. Lithosphere means the solid part of the earth. जो सॉलिड पार्ट होता है ऑन विच वी लिव, क्रस्ट ऑफ जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है? लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स ऑल वाटर एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वाटर रिल्म्स ऑफ द अर्थ. जितना भी वाटर से रिलेटेड हमारा पार्ट है हमारी अर्थ पर, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. एटमॉस्फेयर मीन्स द एनवलप ऑफ एयर इन विच वी कैन ब्रीथ. जिस एयर में, जो एयरी पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, वो क्या है? Atmosphere. Without atmosphere we cannot survive. When these all spheres combine together, they are known as biosphere. Biosphere is the only domain in which life exists. If there is no biosphere, then we will not be survive. That's why biosphere is very important for us. It is in the biosphere of the earth that all the living organisms exist. मैंने आपको बताया कि अर्थ पर केवल बायोस्फीयर ही ऐसा है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं. वी हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन. देयर आर अबाउट 3 lakh स्पीशीज ऑफ प्लांट्स while the animal species number about 10 lakh. How many species of plants are there? 3 lakh. And how many species of animals are there? 10 lakh. This question may be asked in your exams. अब बायोस्फीयर अफेक्ट किससे करता है? विच आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब नेचुरल वेजिटेशन ऑब्वियस है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? अगर वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टाइप ऑफ सॉयल एंड रिलीफ फीचर्स, उससे रिलेटेड जो फीचर्स होंगी, दीज आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अब जैसे डेजर्ट एरिया होता है, तो डेजर्ट एरिया में अगर हम जो फर वाले जो एनिमल्स होते हैं, अगर उनको रह दें, क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हेयरी जो एनिमल्स होते हैं उनको गर्मी इतनी लगेगी, वहाँ बारिश नहीं होती है. तो इसलिए जो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है, रिलीफ फीचर्स हैं, ये सब डिसाइड करती हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किस तरह का होगा और वाइल्ड लाइफ किस तरह की होगी. द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल हैबिटेट. जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, अपने आप उसके रहने के अकॉर्डिंग बना लेते हैं. अब जैसे कैमल है, कैमल डेजर्ट एरिया में रहता है, तो उसकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग बनी हुई है कि वो वहाँ पर कई दिन तक पानी के बिना सर्वाइव कर सकता है. कैक्टस प्लांट है, वो डेजर्ट में ही हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक अपने जो स्पाइंस है उसमें वाटर को स्टोर कर लेता है, उसमें लीव्स नहीं होती हैं. तो इस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं दोनों ही अपने आप को नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं. नाउ नेचुरल वेजिटेशंस मीन्स द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन दैट एरिया.
Large parts of the world vegetation, however, have been modified by human activities like deforestation, grazing and cultivation. अभी हमने बात की कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जिसमें प्लांट नेचुरल ग्रो करते हैं, लेकिन आजकल जो हम वर्ल्ड वेजिटेशन देखते हैं बड़े बड़े एरियाज़ को, उसमें ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं, उसे मॉडिफाई कर दिया है डिफॉरेस्टेशन करके। लगातार जो ह्यूमन है वो फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, प्लांट्स को, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए, वहाँ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, ग्रेजिंग एरिया बनाने के लिए, अपने एनिमल्स के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। Thus the term natural vegetation include both type of plants, natural as well as modified। तो अब हम नेचुरल वेजिटेशन की जो नई डेफिनेशन है वो क्या है, इसमें हम दोनों तरह के प्लांट्स इंक्लूड करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मॉडिफाइड हो। नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन द अर्थ। अब नेचुरल वेजिटेशन हर एरिया में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल। ये किस पे डिपेंड करेगा, सनलाइट पर और रेनफॉल पर। अब जैसे जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ प्लांट भी उसी तरह के होंगे, एनिमल्स भी उसी टाइप के होंगे। रेनफॉल, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्लांट कैसे होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे कि जो पूरा साल हरे भरे रहेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है सनलाइट पर और रेनफॉल पर। दीज आर द टू फैक्टर्स। Plants occur in distinct groups in areas having similar climatic conditions. A region with naturally occurring flora and fauna that have adapted themselves to their environment forms a biome. एक ऐसा एरिया जहाँ पर फ्लोरा क्या होता है, प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। एक फिक्स एरिया में या रीजन में जो प्लांट लाइफ होती है, जितनी तरह के प्लांट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोरा। एंड फोना मीन्स एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। जो एनिमल लाइफ होती है पर्टिकुलर रीजन में, उसे हम कहते हैं फोना। तो जो फ्लोरा एंड फोना एक पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, जिन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है, वो क्या बनाते हैं, बायोम। This question may be asked in your exams. What do you mean by biome? And what is flora? What is fauna? You have to clear the meaning of these. Each biome is different with its particular physical features, climate, vegetation and wildlife. हर बायोम अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग फीचर्स होती हैं, अलग अलग क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होती है और वाइल्ड लाइफ होती है। तो इस तरीके से ये हम बायोम के बारे में स्टडी करते हैं। The major vegetation type of the earth may be grouped as forest, grasses, shrubs। जो अलग अलग तरह की वेजिटेशन है उसके टाइप्स हैं फॉरेस्ट, ग्रासेस और shrubs। फॉरेस्ट क्या होते हैं, जितने भी जंगल होते हैं, देयर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड इज गवर्न मेनली बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। अब जो पूरी दुनिया में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, फॉरेस्ट, ग्रास और shrubs, ये किस पर डिपेंड करता है, मॉइस्चर पर, नमी पर। मॉइस्चर कैसे होता है, वो सन रेज पर, बारिश पर डिपेंड करता है कि जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कितना मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी कितनी है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होंगे, फॉरेस्ट। ग्रासेस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ग्रासेस कहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर रेनफॉल ना तो बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, मॉडरेट रेनफॉल होगा, एवरेज रेनफॉल होगा, वहाँ पर मिलेंगी ग्रासेस। एंड श्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन्स। और जहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, स्कैंटी रेनफॉल होता है, वहाँ पर हमें मिलेंगे श्रब्स। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, एवरग्रीन एंड डेसिडियस। फॉरेस्ट को हम मेनली टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, दे आर एवरग्रीन एंड डेसिडियस। एवरग्रीन मीन्स द प्लांट्स विच रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। जो प्लांट्स पूरा साल ग्रीन रहते हैं उसे हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर सो नेम्ड एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर सीजन फॉर ट्रीज टू शेड ऑल देयर लीव्स। ये फॉरेस्ट क्यों एवरग्रीन कहे जाते हैं, क्योंकि ये पूरा साल में अपने लीव्स को नहीं गिराते हैं। देयरफॉर दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर। ये फॉरेस्ट पूरा साल ग्रीन रहते हैं, इसका मतलब है एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहने वाले। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट,
मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफेरस प्लांट्स। एवरग्रीन प्लांट्स फॉरेस्ट को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? 4 में। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफेरस। देखिए ये जो पिक्चर्स हमें दी हुई हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लुक लाइक दीज आर द डेंस वेजिटेशन। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल में होते हैं, इसलिए ये डेंस होते हैं, बहुत घने। इतने डेंस होते हैं कि इससे जो सनलाइट है वो भी क्रॉस नहीं कर पाती है। अब ये देखिए दूसरी जो पिक्चर दिखा रखी है, ये हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट नाम से पता लग रहा है। दिस लुक लाइक कोन। जो इनका अपर पार्ट होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ऊपरी हिस्सा है इनका, ये कोन शेप में होता है, तो इसलिए इसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। Deciduous forest. In these forests, most of the trees shed their leaves at a particular time of the year. Evergreen forest में हमने पढ़ा था कि जो वो ट्रीज़ हैं पूरा साल अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे अपनी ट्रीज़ को, जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जो ड्राई सीजन होता है समर्स में, वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। This is done to prevent the loss of water from the leaves by transpiration. और ऐसा वो किस लिए करते हैं? ताकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो उनकी लीव्स जो पानी का लॉस हो रहा है वो उसे रोक सकें। ये प्रोसेस होती है प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन की। Deciduous forest can be divided into 2 groups, tropical and temperate. एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने पढ़ा था 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं, डेसिडियस 2 में हो सकते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। Now grasslands. Grasslands can be classified into 2 main types. Grassland के भी 2 types होते हैं. First is tropical grassland and second are temperate grasslands. We can see here tropical grasslands with tall grasses with scattered trees. इसमें क्या होता है? बिल्कुल ड्राई ग्रास होती है और जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने देखा था इतनी पास होते हैं कि सनलाइट भी उसमें क्रॉस नहीं कर सकती है। यहाँ पर ट्रीज ना के बराबर होते हैं या स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं। एकेशिया इज़ ए कॉमन स्पीशीज़ ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन। ये हमने याद रखना है कि जो एकेशिया है वो कहाँ पर ग्रो करता है? डेजर्ट में ये ग्रो करता है। डेजर्ट वेजिटेशन की ये कॉमन स्पीशीज़ है। इन इंडिया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज़ वर्किंग हैंड इन हैंड विद गवर्नमेंट एजेंसीज टू मैनेज एंड रिस्टोर ग्रेडेड फॉरेस्ट। हमारे इंडिया में जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारे लोकल कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ काम करने के लिए, मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट को, ताकि बचाया जा सके, डिग्रेड होने से बचाया जा सके, इसके लिए हेल्प करती है, ये गाइड करती है। इट वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1988 इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट थी वो सबसे पहले किस स्टेट में लॉन्च की गई? उड़ीसा में। और कब? 1988 में। नाउ यू हैव टू रीड दिस 2 pages of this chapter and clear the concept. Okay, thank you.